नमस्कार। आइए आज साहित्य और समाज की एक ऐसी गहराई में गोता लगाते हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र की कालजयी रचना सिंदूर की होली के पन्नों को पलटने वाले हैं। देखिए, ये महज कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि हिंदी साहित्य में आई एक पूरी की पूरी वैचारिक क्रांति का जीता जागता दस्तावेज है। इस ऐतिहासिक नाटक की परतों को खोलकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पुराने आदर्शों के टूटने और नए यथार्थ के बीच जो टकराव हुआ, उसने एक ऐसा ड्रामा रचा जो आज भी बिल्कुल उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप बड़ा ही सीधा सा है। सबसे पहले हम हिंदी नाटक के विकास को समझेंगे, फिर यथार्थवाद यानी रियलिज्म की क्रांति पर बात करेंगे। उसके बाद लक्ष्मी नारायण मिश्र के विजन को देखेंगे, नाटक के किरदारों से मिलेंगे और अंत में सीधा उस कहानी के अंदर चलेंगे जहां भ्रष्टाचार और एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिंदी नाटक के ऐतिहासिक सफर की। हिंदी थिएटर का ये सफर सच कहूं तो काफी दिलचस्प रहा है। इसकी शुरुआत होती है भारतेंदु युग से। उस समय नाटकों का मेन फोकस क्या था? धर्म, नैतिकता और पाखंड या छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना। फिर एक दौर आया पारसी थिएटर का, एकदम शेक्सपियर वाली वाइब, जहां रोमांस, कल्पना और भरपूर मनोरंजन चरम पर था। लेकिन कहानी में असली टर्निंग पॉइंट आता है साल 1875 में, जब नॉर्वे के महान नाटककार हेनरिक इब्सन ने यूरोपीय थिएटर में यथार्थवाद यानी रियलिज्म की नींव रखी। और यकीन मानिए, यही वो आधुनिक दौर था जिसने हिंदी साहित्य की दिशा हमेशा के लिए बदल के रख दी। एकदम गेम चेंजर। अब आते हैं इस यथार्थवाद की क्रांति पर और देखते हैं कि असल में बदला क्या। देखिए, पारंपरिक और आधुनिक थिएटर में ना जमीन आसमान का फर्क था। पुराना थिएटर कैसा था? बिल्कुल बनावटी। उसमें बड़े बड़े लेकिन खोखले आदर्श होते थे और उसका इकलौता मकसद सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना था। इस मूल स्रोत की प्रस्तावना के अनुसार इब्सन का यह साफ मानना था कि ऐसी काल्पनिक रचनाएं जिनका असली जिंदगी से कोई लेना देना ही ना हो, वो न सिर्फ बेकार हैं बल्कि समाज के लिए हानिकारक भी हैं। इसके ठीक उलट इब्सन से प्रेरित जो नया मॉडर्न थिएटर आया, उसने इस पूरी तड़क भड़क और दिखावे को सिरे से नकार दिया। उसकी जगह ली एकदम कड़वी वास्तविकता ने। अब पूरा का पूरा फोकस समाज की असली समस्याओं और इंसान के दिमाग की उलझनों यानी उसकी मनोवैज्ञानिक गहराई पर आ गया था। ये साहित्य की दुनिया में एक वैचारिक भूचाल था। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नाटककार श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो सिंदूर की होली का असली टाइटल पेज है। मिश्र जी वो रचनाकार थे जिन्होंने इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे दिग्गजों से प्रेरणा ली और हिंदी साहित्य में इस नई यथार्थवादी धारा को मजबूती से स्थापित किया। वो इस बात के सख्त खिलाफ थे कि कला महज ज्ञान बांटने वाली कोई उपदेशक बनकर रह जाए। उनका साफ मानना था कि नाटक ऐसा होना चाहिए जो इंसान की बुद्धि को झकझोर दे, जो नेचुरल लगे। और इसी सोच से जन्म होता है एक बहुत ही खास शैली का, जिसे कहा जाता है समस्या नाटक या प्रॉब्लम प्ले। अब ये क्या है? सिंपल शब्दों में समझें तो समस्या नाटक एक ऐसा ड्रामा है जिसमें बेवजह के गाने, कविता पाठ या बार बार सीन बदलने का कोई झंझट नहीं होता, कोई मेलोड्रामा नहीं। इसका पूरा जोर सिर्फ और सिर्फ आज के समाज की ठोस समस्याओं और इंसान की पर्सनल उलझनों पर होता है। मिश्र जी ने पुरानी रूहियों को तोड़कर नाटक को बहुत ही क्रिस्प और कंट्रोल में कर दिया था। चलिए, अब थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सीधा मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। ये जो ओरिजिनल कास्ट लिस्ट है ना, इसमें एक बहुत कमाल की बात है। इसमें आपको पात्रों की कोई भारी भीड़ नहीं मिलेगी, बस गिने चुने महज 5 या 6 लोग। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि कहानी की जो इंटेंसिटी है, जो मनोवैज्ञानिक गहराई है, वो शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल टाइट रहे। यहाँ हर एक कैरेक्टर का अपना एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व है। तो ये लोग हैं कौन? सबसे पहले आते हैं मुरारी लाल। ये जनाब एक डिप्टी कलेक्टर हैं। बाहर से बड़ा रुतबा है, लेकिन अंदर से नैतिकता के नाम पर एकदम खाली हैं। फिर है चंद्रकला और मनोरमा। स्रोत की प्रस्तावना में इनके बारे में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि ये दोनों पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जिनमें कोमलता भी है, ऊंचे आदर्श भी हैं और त्याग का एक गजब का मिश्रण भी। इनके अलावा एक युवा और बिल्कुल आदर्शवादी किरदार है मनोज शंकर और एक बेहद भ्रष्ट जमींदार है भगवंत सिंह। जरा सोचिए, जब इन चंद लेकिन इतने अलग किरदारों के बीच टकराव होगा तो क्या माहौल बनेगा। अब हम जूम इन करते हैं नाटक के पहले ही सीन पर,
जहां भ्रष्टाचार अपनी चरम पर है और एक बहुत गहरा राज छिपा है। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। एक बारिश वाली धुंधली सी सुबह है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का अंग्रेजी स्टाइल का बंगला है, लेकिन अंदर से हालत देखिए, बेहद अस्त-व्यस्त, गंदी दफ्ती, फटी पुरानी किताबें और दीवारों से झड़ता हुआ सीमेंट। ये जो बेतरतीब माहौल है ना, ये महज कोई सेट डिजाइन नहीं है। ये सीधा सीधा एक प्रतीक है, एक सिंबल है उन किरदारों के नैतिक पतन और उनके खोखलेपन का जो इस बंगले के अंदर रहते हैं। और इसी सीलन भरे माहौल के बीच कहानी शुरू होते ही एक बहुत बड़ा आंकड़ा हमारे सामने फेंका जाता है, 10,000 रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बल्कि एक भारी भरकम रिश्वत है। वो क्रूर जमींदार भगवंत सिंह ये रकम मुरारी लाल को देने आ रहा है। क्यों? ताकि एक बेहद गरीब और कमजोर लड़के की जान के मामले को पूरी तरह से रफा दफा किया जा सके। ये देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे एक मासूम की जिंदगी की कीमत सिर्फ 10,000 रुपए लगाई जा रही है। इस पर मुरारी लाल का एक डायलॉग सुनिए, जो स्थिति की भयानकता को और भी बढ़ा देता है। वो अपने मुंशी माहिर अली से बड़ी ही बेशर्मी से कहता है, मैं खूब जानता हूं भगवंत बड़ा जालिम है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? मतलब वो इस बात को बड़े ही कैजुअल तरीके से जायज ठहरा देता है कि अगर भगवंत जनता को लूट ही रहा है, अपनी मनमानी कर ही रहा है, तो भाई मैं अपना फायदा क्यों ना देखूं? ये एक ही लाइन एक सरकारी अफसर के पूरी तरह से मर चुके जमीर को चीख चीख कर बयां कर देती है। और इस भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप इस 500 के आंकड़े से लगा सकते हैं। भगवंत सिंह सिर्फ मुरारी लाल से रिश्वत की डील करने नहीं आता, वो साहब से एक प्राइवेट मीटिंग फिक्स करवाने के लिए मुंशी माहिर अली की जेब में भी चुपचाप 500 रुपए के नोट सरका देता है। इस पूरे इकोसिस्टम में घूसखोरी इतनी नॉर्मल चीज बन चुकी है, जैसे ये कोई रोजमर्रा का रूटीन काम हो, एकदम सिस्टम का बाय डिफॉल्ट मोड। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। भ्रष्टाचार के इस गहरे दलदल में एक बहुत ही खौफनाक राज दबा हुआ है, पूरे 10 साल पुराना राज। मुरारी लाल अचानक एक गहरी चिंता में डूबता है और कबूल करता है कि युवा मनोज शंकर के पिता की आत्महत्या की असली वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। जी हाँ, ये एक ऐसा काला सच है जिसे पिछले 10 सालों से बड़ी ही चालाकी से छिपाया गया है, और अगर आज ये सच बाहर आ गया तो मुरारी लाल की पूरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तो फाइनली ये सब हमें एक बहुत ही जबरदस्त और उत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वो युवा और आदर्शवादी मनोज शंकर कभी अपने पिता की मौत के इस खौफनाक सच तक पहुंच पाएगा? और जब इस पुराने सड़े हुए भ्रष्टाचार और नए आदर्शों का आमना सामना होगा, तो कौन टूटेगा और कौन बचेगा? सिंदूर की होली का ये ताना बाना महज किसी पुरानी किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये समाज के दोहरे चेहरे पर एक ऐसा कड़ा प्रहार है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है।